सो हेलो वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है आज का आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 के ऊपर जो पीवाईक्यूज़ का सेशन लाने वाले हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है ये। इसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि 27 सितंबर 2024 को होने वाली एग्ज़ाम में संभावित रूप से आएंगे। तो देरी किए बिना, आपका टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं हम हमारे इन पीवाईक्यू सेशंस को। तो जैसा कि आपको पता है कि 27 सितंबर 2024 को सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने रखे हैं जिसके आंसर भी यहीं पे लिखे हुए हैं। हम पूर्ण जानकारी के साथ इनके आंसर आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने इसलिए हमारे इस सेशन में रखा है क्योंकि ये सीईटी स्नातक 8 तारीख पहला महीना 2023 वर्ष में भी शिफ्ट सेकंड में ये आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है कालीबंगा ए, बी धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी बालाथल। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है बी धोलावीरा। ये इसका कन्फर्म आंसर है। ठीक है, तब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ अभी देख सकते हैं आप कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल कपास की खेती से संबंधित था। पहला ऑप्शन हो जाता है ए मोहनजोदड़ो, बी मेहरानगढ़, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका आंसर है मेहरानगढ़। हड़प्पा सभ्यता में मेहरानगढ़ नाम की जगह जो है वो कपास की खेती से संबंधित से आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अगला तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंट्री का नाम बताना है कि किस कंट्री में किया गया था। ए मलेशिया में, बी थाईलैंड में, सी मंगोलिया में, डी श्रीलंका में। तो इसका आंसर होने वाला है सी मंगोलिया। सी मंगोलिया में। आगे बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारे चौथा क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम एशिया की यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत में कौन आया। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मौर्य काल, इस काल में पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत में कौन आया था। तो पहला ऑप्शन है ए फायान, बी शेन तसांग, सी इत्सिंग, डी मैगस्थनीज। तो इसका आंसर होने वाला है डी मैगस्थनीज। ये जो है मौर्य काल में पश्चिम एशिया के यूनानी के शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी। शुंग वंश आपने पढ़ाई होगा किताबों में शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र शुंग, सी वसुमित्र शुंग, डी देवभूति शुंग। तो इसका आंसर हो जाता है ए पुष्यमित्र शुंग, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी स्थापना की थी। आगे छठा क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। अमरावती स्तूप, आपको अमरावती स्तूप के बारे में पता ही होगा, जो कि सातवाहन काल के दौरान की गई थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए गुप्त, बी मौर्य, सी सातवाहन और डी वर्धन। जैसा कि हमने आपको बताया सातवाहन के समय की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कौन सी नदियों से मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि कौन सी नदी ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उस समय आपको पता है ये नदियों के बारे में गोदावरी, तुंगभद्रा पहला ऑप्शन, दूसरा
गंगा सोन, तीसरा चंबल माही और चौथा डी ऑप्शन कृष्ण कावेरी। तो उस समय गंगा और सोन नदी जो है मगध राज्य के यातायात और जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रही थी। तो तीसरा और सी ऑप्शन जो है हमारा ये बी ऑप्शन गंगा सोन नदी ये करेक्ट आंसर है। अब 8वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था। इसमें ऑप्शन ए हो जाता है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल का नहीं था, ये उनके बेटे चंद्रगुप्त मौर्य जी के बेटे समुद्रगुप्त इनके कार्यकाल का था। तो ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग किस राजा के दरबार में रहे थे। चीनी तीर्थयात्री जब आए थे तो वो किस राजा के दरबार में रहे थे। ऑप्शन ए हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क, हर्ष और कनिष्क। तो इसमें ऑप्शन सी जो ये हर्ष है, हर्षवर्धन जी, वे इनके दरबार में रहे थे। चीनी तीर्थयात्री आए थे तो हर्षवर्धन जी के दरबार में इनके यहाँ पे रहे थे। हर्षवर्धन जी उस समय वहाँ के राजा थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम आगे कि 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए कलचुरी वंश के राजा शंकरगण तृतीय ने, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट राजवंश के राजा गोविंद तृतीय ने, ऑप्शन सी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने, ऑप्शन डी चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर जो है वो डी हो जाता है। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि अब की बार 27 सितंबर 2024 की CET की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये आ भी सकता है, इसकी संभावना 101% होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन जो है इन सब की संभावना रहने वाली है 101% हमारे CET की इस बार एग्ज़ाम में आने की। तो सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन डी चंदेल वंश के राजा धंगदेव जी ने। उन्होंने चंदेल वंश के जो राजा थे धंगदेव जी, उन्होंने 1999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और इसकी स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोविंदराज, ऑप्शन बी वीर नारायण, ऑप्शन सी हमीर, ऑप्शन डी रतिपाल जी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमीर, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होने वाला है कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक जो है हमीर थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप का निर्माण करता है। तो ये सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस माजुली का निर्माण होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के, या फिर एक के सिवाय। इन सभी कथनों में से एक कथन सही है, बाकी सब गलत है। तो पहला, यह अमरकंटक के निकट से निकली है। नर्मदा नदी अमरकंटक के निकट से निकली है, रॉन्ग, ये अमरकंटक के निकट से नहीं निकली। सेकंड बी ऑप्शन, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये भी गलत है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, हाँ, तो ये सही आंसर है, एकदम बिल्कुल राइट, कि नर्मदा नदी के किनारे जो है प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, गुजरात में जो भी है, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर
सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सबुक्तगीन, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी अल्पतगीन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा, 3 स्टार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ही है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 15 पे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया गया है? इतिहासकारों ने दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया? जो सबसे ज़्यादा विरोध करता है वो शासक कौन है, इतिहासकारों द्वारा बताया गया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विरोध करते थे। प्रत्येक कार्यकाल ने विरोधों का मिश्रण बताया गया है इतिहासकारों द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन के आने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। ऑप्शन देखते हैं। तो ए स्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महलवाड़ी व्यवस्था, डी दहशाला व्यवस्था। तो इसका आंसर जो है डी राइट हो जाता है, दहशाला व्यवस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको आप 5 स्टार लगा लीजिएगा। ये 101% आपके एग्जाम में आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? कि 18वीं सेंचुरी में जो वस्त्र उद्योग का पतन हुआ था उसका कारण क्या था? उत्तरदायी कौन रहा उस वस्त्र उद्योग के पतन का? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यानी कि जो वहाँ पे समुद्र वाला माल, जहाँ पे हम कह सकते हैं बंदरगाह पर कर लगता था पहले ज़माने में, तो वो कर जिम्मेदार, या फिर कारीगरों की अनुपलब्धता, ऑप्शन डी। तो आंसर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगता था, यानी कि जहाँ पे तट किनारे वहाँ पे बंदरगाह पर कर लगता था उनको निर्यात करने के लिए। इसलिए जो है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम कि गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गरबा पूरे इंडिया में गुजरात से मतलब कि फेमस हुआ है, और अब तो हर जगह ये लगभग किया जाता है, और गुजरात में ये सबसे मोस्ट फेमस है और वहाँ का ये लोक नृत्य भी है। तो गुजरात इज़ राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है तेरताली लोक नृत्य है। तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी तमिलनाडु का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी राजस्थान का। तेरताली जो राजस्थान का लोक नृत्य में से एक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो देखिए, यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान को बनाने से पहले अन्य कई देशों के संविधान को पढ़ा, जांचा, परखा था। उसके बाद हमारे देश के संविधान को बनाया गया, यानी कि ये हमारे भारत देश का जो संविधान है वो अन्य सभी देशों के संविधान से जो है प्रेरणा लेके बनाया गया है, यानी कि प्रभावित होकर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? यानी कि यहाँ दिए गए ऑप्शन में से जीवन बीमा की कौन सी पॉलिसी बच्चों के लिए हितार्थ में नहीं है? आपको पता ही होगा, बच्चों के हितार्थ में अभी जीवन बीमा की नई पॉलिसी चल रही है। अभी इनमें से ऑप्शन देख लेते। जीवन किशोर, ऑप्शन बी जीवन सुकन्या,
ऑप्शन सी जीवन छाया, ऑप्शन डी जीवन सुरक्षा। तो बच्चों के हितार्थ में जीवन सुरक्षा वाली जो ये ऑप्शन डी वाली है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं, राइट आंसर है ये। ध्यान में रखिएगा ये सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। एक बार वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है अस्फीति की, मुद्रास्फीति की, मंदी की, गतिरोध या फिर गतिहीन की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाती है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि आपको पता ही है हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है, तो उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सभी राजस्थान के बांध है, तो ये राजस्थान की चंबल नदी पर निर्मित है ये सभी बांध। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? जैसे कि आप जानते हैं नंद वंश का आखिरी शासक जो है घनानंद था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा परास्त करके अपना न्याय शासन उन्होंने स्थापित किया था। तो यहाँ पे मौर्य समाज जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए मौर्य इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस जो कि आने वाली सीईटी की एग्ज़ाम 27 सितंबर 2024 को पूछे जा सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।